नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग आर्थिक समीक्षा 2020-21 के महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम लोग कुछ एमसीक्यू पे चर्चा करेंगे, साथ ही कुछ फैक्ट पे भी चर्चा करेंगे। जो आने वाले कुछ स्टेट पीसीएस और वनडे एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ामों के मद्देनज़र ये जो है आर्थिक समीक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर पहला है, संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज होगी। ए ऑप्शन है 7.7%, बी ऑप्शन है 5.7% और सी ऑप्शन है 4.7% और डी ऑप्शन है 3.7%। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन 7.7% जो है गिरावट दर्ज होगी, यानी -7.7% रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश किया तथा जिसे मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने तैयार करवाया था। इसमें 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.7% की गिरावट की आशंका जताई गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, ए ऑप्शन में है 14%, बी ऑप्शन में है 15%, सी ऑप्शन 11%, डी ऑप्शन 13%। तो दूसरे का सही जवाब है यहाँ पे सी ऑप्शन 11% रहने की उम्मीद है। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान जताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि का हिस्सा क्या था। तो यहाँ पर कृषि की हिस्सेदारी की बात हो रही है जीडीपी में, तो बताना है क्या रही है। तो ए ऑप्शन में 17.8%, बी ऑप्शन में है 16.8% और सी ऑप्शन में है 14.6% और डी ऑप्शन में है 19.9%। तो तीसरे का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन 19.9% जो है हो जाएगी 2020-21 में। सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 17.8% थी, जो 2020-21 में बढ़कर 19.9% हो जाएगी, जबकि उद्योग वृद्धि दर -9.6% है और सेवा वृद्धि दर की बात करें तो -8.8% है। वहीं बात करें सेवा क्षेत्र, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र को सबसे अधिक नुकसान कोरोना काल में उठाना पड़ा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा। किस इंस्टीट्यूट ने कहा है कि भारत अगले 2 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ए ऑप्शन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी ऑप्शन में विश्व बैंक, सी ऑप्शन में मूडीज़, डी ऑप्शन में फिक्की। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर 11.0% रहेगी तथा सांकेतिक जीडीपी विकास दर 15.4% रहेगी, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक होगी। ये अनुमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के अनुरूप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत में चालू खाता अधिशेष वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी का 2% रहेगा, जो कितने वर्षों के बाद ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर है। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन 17 वर्ष के उच्चतम स्तर पर होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कोविड-19 महामारी के कारण भारत ने वैश्विक आर्थिक उत्पादन 2020 में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है। तो यहाँ पे छठे का सही जवाब होगा डी ऑप्शन 3.5% की कमी दर्ज की है। आकलन के अनुसार वैश्विक आर्थिक उत्पादन 2020 में 3.5% की कमी दर्ज की गई है। वहीं बात करें वित्त वर्ष 2021 की दूसरी छमाही में
निर्यात में 5.8% और आयात में 11.3% की कमी दर्ज की गई है। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान को कम करने में कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसकी विकास दर वित्त वर्ष 2021 में 3.4% दर्ज की गई है। 2021 के लिए 3.4% दर्ज की गई है कृषि विकास दर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। जीडीपी के अनुपात में विदेशी कर्ज मार्च 2020 के 20.6% से बढ़कर दिसंबर 2020 में कितने प्रतिशत पहुंच गया? तो यहाँ पे 7वें का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, 21.6% पहुंच गया विदेशी कर्ज। अगला है क्वेश्चन नंबर 8वां। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन है नवंबर 2020 में कुल एफपीआई प्रवाह 9.8 मिलियन डॉलर रहा, जो महीने के संदर्भ में सर्वाधिक रहा है। पहला कथन सत्य है। दूसरा है उभरते हुए बाजारों में भारत एकमात्र देश है जिसे 2020 में इक्विटी के रूप में एफआईआई प्राप्त हुआ है। ये भी कथन सत्य है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक सुधरकर कितने पर आ गया है, जो 2015 में 81 पर था? तो 9वें का यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, 48वें पायदान पे भारत आ गया है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। अप्रैल अक्टूबर 2020 के दौरान कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का फुल एफडीआई आया है, जो कि विगत वर्ष 2019-20 के पहले 7 महीनों की तुलना में 14.8% अधिक है? अप्रैल से अक्टूबर के बीच का बताना है कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर एफडीआई भारत में आया है। तो 10वें का यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर एफडीआई का निवेश भारत में आया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? निवेश में 0.8% की मामूली कमी आने का अनुमान दिखाया गया है। ये कथन सत्य है। अगला है वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही में चालू खाता सरप्लस जीडीपी का 3.1% रहने की उम्मीद है। अगला है दिसंबर 2020 में विदेशी मुद्रा भंडार अगले 18 महीनों के आयात के लिए पर्याप्त है। यानी भारत जो है विदेशों से आयात करता है, तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में अगले 18 महीनों के लिए विदेशी मुद्रा का भंडार है भारत के पास। तो इसके तहत तीनों ही ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। भारत ने 2019-20 में अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर लगभग कितने अरब डॉलर व्यय किए हैं? यानी खर्च किए हैं कितने अरब डॉलर अंतरिक्ष कार्यक्रमों पे? तो यहाँ पे 12वें का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, 1.8 अरब डॉलर भारत ने खर्च कर दिए हैं अंतरिक्ष कार्यक्रमों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। व्यापक टीकाकरण अभियान सेवा क्षेत्र में तेजी से हो रही बेहतरी और उपभोग एवं निवेश में त्वरित वृद्धि की बदौलत भारत की अर्थव्यवस्था किस आकार में विकास करेगी? ए ऑप्शन में डब्ल्यू आकार में, बी ऑप्शन में वी आकार में, सी ऑप्शन है एल आकार, डी ऑप्शन है यू आकार। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, वी आकार में वृद्धि करेगी। अर्थव्यवस्था में वी आकार का सुधार एक प्रकार की आर्थिक मंदी और उसकी रिकवरी है, जो ग्राफ में वी आकार को प्रदर्शित करती है। वी आकार की वृद्धि में किसी अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट के बाद तेजी से सुधार होता है। इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि पहले जो है ग्राफ ऐसे जा रहा था, फिर जो है एकदम से डाउन हुआ और एकदम से वी आकार में ऊपर की ओर जा रहा है। और ये जो डॉट डॉट बिंदु है ये कोरोना पीरियड था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया था, हालांकि कब तक इसे बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था?
तो यहाँ पर 14 का सही जवाब होगा। 1964 तक इसे बजट के साथ में प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन उसके बाद 1964 के बाद आर्थिक सर्वेक्षण अलग से प्रस्तुत किया जाने लगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। भारत का वस्तु व्यापार घाटा कम होकर अप्रैल दिसंबर 2020 में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 125.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो 15 का यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन, 57.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वस्तुओं का निर्यात अप्रैल दिसंबर 2020 में 15.7% घटकर 200.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि यह अप्रैल दिसंबर 2019 में 238.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वहीं वस्तुओं के कुल आयात की बात की जाए तो अप्रैल दिसंबर 2020 में -29.1% से घटकर 258.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में 364.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, यानी -291% की गिरावट दर्ज की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। वर्ष 2019 के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में भारत का रैंक ऊपर उठकर 2020 में किस स्थान पर आ गया है, जो 2018 में डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार 77वें स्थान पर था। तो 16 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 63वें पायदान पे भारत आ गया है। पहले 2018 में 77वें स्थान पर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है, भारत एकमात्र देश था जिसने आपूर्ति बढ़ाने के लिए संरचनात्मक सुधार घोषित किए ताकि उत्पादन क्षमताओं का कम से कम नुकसान हो। ये कथन सत्य है। दूसरा है, आर्थिक गतिविधियों पर लगी रोक को हटाने के साथ मांग बढ़ाने को लेकर नीतियां बनाई गई। ये भी कथन सत्य है। अगला है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा दिया गया ताकि मांग में वृद्धि हो। ये भी कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। स्वास्थ्य बीमा कराने वाले परिवारों की संख्या बिहार, असम और सिक्किम में 2015-16 से 2019-20 तक 89% रही है, जबकि किस राज्य में इसी अवधि में 12% की गिरावट दर्ज की गई है। तो उस राज्य का नाम बताना है जहां पर स्वास्थ्य बीमा कराने वालों में 12% की गिरावट आई है। तो उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। ए ऑप्शन सही है। और वहीं बात करें शिशु मृत्यु दर में गिरावट की, तो 2015-16 से 2019-20 के दौरान शिशु मृत्यु दर गिरकर पश्चिम बंगाल में 20% पर आ गई है, जबकि 3 उसी के पड़ोसी राज्य जो हैं जहां पर 28% पर रही है। और 5 साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में गिरावट की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 20% की गिरावट आई है, जबकि पड़ोसी राज्य हैं उसी के बिहार, असम, सिक्किम, वहां पर 27% की गिरावट देखने को मिली है। अगला पॉइंट है, गर्भ निरोध के आधुनिक तरीके, महिलाओं का गर्भाधान रोकने के उपाय और गोलियों का इस्तेमाल 3 पड़ोसी राज्यों बिहार, असम और सिक्किम में क्रमशः 36% रहा है बिहार में, और असम की बात करें तो असम में 22% रहा है, और सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में 28% रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल में ये बहुत ही मामूली रहा है। सबसे बेकार जो है यहाँ का जो स्वास्थ्य के तरीके हैं बहुत ही बेकार रहे हैं। सेंटर की काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जो वहाँ की गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने लागू नहीं किए, जिसके कारण ये हालात बने हैं। और वहीं बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में 2 बच्चों के बीच में अंतर रखने के मामले में भी काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं उक्त 3 राज्यों में यह 37% उच्च स्तर पर रही है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्ष दर वर्ष 5.5 करोड़ किसानों के आवेदनों को शामिल किया जा रहा है। 12 जनवरी 2021 तक 90,000 करोड़ रुपए की राशि के दावों का भुगतान किया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। इसके तहत आधार को जोड़कर किसानों के खातों में जल्दी से जल्दी रकम भी पहुंचाई गई है और लगभग 70 लाख किसानों को इसका लाभ मिला है। और कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि के दौरान 8,741.30 करोड़ रुपए की धनराशि हस्तांतरित की गई किसानों के खातों में।
और अभी की बात की जाए प्रेजेंट की सिचुएशन की, तो प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की 7वीं किस्त दिसंबर 2020 में देश के 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई है। वहीं बात की जाए मत्स्य उत्पादन की, तो वर्ष 2019-20 के दौरान मत्स्य उत्पादन सबसे अधिक 14.16 मिलियन मीट्रिक टन तक इसका उत्पादन पहुंच गया। मत्स्य पालन क्षेत्र से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सकल मूल्य वर्धन 2,12,915 करोड़ रुपए रहा, जो कुल राष्ट्रीय जीवीए का 1.24% था और कृषि जीवीए का 7.28% था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की बात करें तो इस क्षेत्र में 9.99% वृद्धि दर्ज की गई, जो 2018-19 को समाप्त पिछले 5 वर्षों के दौरान 2011-12 के मूल्य पर कृषि में करीब 3.12% और विनिर्माण क्षेत्र में 8.25% के आसपास रहा है। अगली एक योजना है, उस पर बात करते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की। तो इसके तहत नवंबर 2020 तक 80.96 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज प्रदान किया गया और 200 LMT से अधिक खाद्यान्न प्रदान किया गया, जो 75,000 करोड़ रुपए के अधिक मूल्य के हैं। अगली बात करें आत्मनिर्भर भारत पैकेज की, तो इसके तहत करीब 8 करोड़ प्रवासियों जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे या राशन कार्ड थे को करीब 3,109 करोड़ रुपए की सब्सिडी के साथ 4 महीने यानी मई से अगस्त की अवधि के दौरान प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज दिया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। दुनिया की किस 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था को संप्रभु क्रेडिट रेटिंग में कभी भी सबसे कम निवेश ग्रेड नहीं दिया गया है? तो सबसे कम निवेश ग्रेड क्या होता है? BBB या Baa3। तो किसको नहीं मिला है? ये भारत को नहीं मिला है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। सार्वजनिक खर्च जीडीपी के 1% से बढ़कर 2.5 से 3% होने से स्वास्थ्य देखभाल पर लोगों द्वारा खर्च किए जाने वाला खर्च 65% से घटकर कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है? तो 20 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 35% जो है होने का अनुमान लगाया गया है सरकार द्वारा। बी ऑप्शन सही है। एक नोट है उसको पढ़ लेते हैं। भारत ने वैश्विक नवोन्मेष इंडेक्स की 2007 में शुरुआत के बाद से 2020 में पहली बार शीर्ष 50 नवोन्मेषी देशों के क्लब में प्रवेश किया है। मध्य और दक्षिण एशिया में इस संदर्भ में वह पहले पायदान पर है। भारत इस संदर्भ में पहले पायदान पर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो बताना जरूरी है, इसमें पहले पायदान पर है। और निम्न मध्य आय वर्ग की अर्थव्यवस्था में भारत तीसरे पायदान पर है वैश्विक नवोन्मेष इंडेक्स में। बुनियादी आवश्यकताओं की बात करें तो 2012 के मुकाबले 2018 में देश के सभी राज्यों में बुनियादी आवश्यकताओं तक लोगों की पहुंच में पर्याप्त सुधार किए गए हैं, जिसके तहत केरल, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में ये सर्वोच्च पायदान पर रहे हैं। यानी बुनियादी आवश्यकताओं को पहुंचाने के मामले में केंद्र सरकार का प्रदर्शन जो है सर्वोच्च स्तर पर रहा है, जबकि उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में ये बहुत ही निम्न स्तर का कार्य रहा है। और ये जो है बुनियादी आवश्यकताओं के तहत देखा जाए तो पानी है, आवास है, स्वच्छता है, सूक्ष्म पर्यावरण है और अन्य जैसे छोटी मोटी सुविधाएं हैं। इन 5 क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित किया गया है जिनमें सुधार दिखा गया है। देश के सभी राज्यों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में असमानता कम हुई है, क्योंकि 2012 से 2018 के दौरान पिछड़े राज्यों को काफ़ी लाभ मिला है इससे। अगली बात करते हैं प्रमुख उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी महंगाई दर की। अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान औसतन 6.6% रही है महंगाई दर। मुख्य रूप से खाद्य महंगाई दर में वृद्धि के कारण दिसंबर 2020 में 4.6 पर आ गई और 2019-20 में 6.7% से अप्रैल से दिसंबर 2020 में सब्जियों की दामों में वृद्धि 9.1% दर्ज की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारत में किस महीने में मासिक जीएसटी संग्रह उच्चतम स्तर पर पहुंच गया?
तो यहाँ पर 21 का सही जवाब है। दिसंबर 2020 में जो है मासिक जीएसटी संग्रह उच्चतम स्तर पर पहुँच गया और 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार 8 जनवरी 2021 को अब तक की सर्वोच्च 586.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छू गया? तो 22 का यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। भारत का जो है विदेशी मुद्रा भंडार 8 जनवरी 2021 तक 586.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छू गया। इसमें करीब 18 महीने में किया गया आयात भी सम्मिलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। ऋण सेवा अनुपात यानी मूल भुगतान तथा ब्याज अदायगी बढ़कर सितंबर 2020 के अंत में कितने प्रतिशत रहा, जो कि मार्च 2020 के अंत में 6.5% था? तो यहाँ पे 23 का सही जवाब है डी ऑप्शन 9.7%। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। सुविधाजनक मौद्रिक नीति के लिए मार्च 2020 में रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की गई थी? तो यहाँ पे 24 का सही जवाब है बी ऑप्शन 115 आधार अंकों की कमी की गई थी। ये जो है कोविड पीरियड में की गई थी कमी 115 आधार अंकों की। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आईसीबी के माध्यम से रिकवरी दर कितने प्रतिशत से ऊपर रही है? तो 25 का यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन 45% से ऊपर रही है। सी ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं वर्ष 2020 में सीपीआई मुद्रास्फीति में ग्रामीण शहरी अंतर में जो कमी दर्ज की गई है उसके बारे में। नवंबर 2019 में सीपीआई शहरी मुद्रास्फीति ने सीपीआई ग्रामीण मुद्रास्फीति के अंतर की भरपाई की है। ग्रामीण शहरी मुद्रास्फीति में अंतर अन्य घटकों जैसे ईंधन और बिजली, परिधान तथा फुटवियर और अन्य वस्तुओं में देखा गया है। वहीं बात करें अप्रैल दिसंबर 2019 तथा अप्रैल दिसंबर 2020-21 के दौरान सीपीआई मुद्रास्फीति का सबसे बड़ा कारक खाद्य एवं पेय समूह रहा है और अप्रैल दिसंबर 2019 के 53.7% की तुलना में इसका योगदान अप्रैल दिसंबर 2020 में बढ़कर 59% हो गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। कोविड-19 के दौरान किस क्षेत्र में अधिक निवेश करने से इसकी कीमतों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है और इससे आर्थिक अनिश्चितताएं सामने आई हैं? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। गोल्ड में अधिक निवेश किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। किस संगठन ने 2 नई पहलों की शुरुआत की है? पहली पहल का नाम है विश्व सौर बैंक और दूसरी का नाम है एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड। इनका मकसद वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति लाना है। इन 2 नई पहलों की शुरुआत किसने की है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ने इसकी शुरुआत की है। ए ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2018 की क्रमशः 69.4 से बढ़कर 2019 में कितने वर्ष हो गई है? तो 2019 में बढ़कर 69.7 वर्ष हो गई है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कृषि और खाद्य प्रबंधन की। तो भारत की कृषि और सहायक कार्य क्षेत्र में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच लचीलापन देखने को आया है कृषि क्षेत्र में, और जहां 2020-21 के दौरान स्थिर मूल्यों पर 3.4% की वृद्धि देखने को मिली थी कृषि क्षेत्र में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज मिली है? तो 3.4% की 2020-21 में। वहीं देश के सकल मूल्य वर्धन में कृषि और सहायक क्षेत्रों की हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर मूल्यों पर 17.8% रही है। और कृषि वर्ष 2019-20 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में चौथे पायदान पर रहा है, यानी 11.44 मिलियन टन रहा है, जो 2018-19 से काफ़ी अधिक है। और 2019-20 में 13,50,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के विपरीत वास्तविक कृषि ऋण प्रवाह 13,92,469.81 करोड़ रुपए था। और 2020-21 की बात करें तो 15
लाख करोड़ रुपए लक्ष्य था, लेकिन अभी 30 नवंबर तक की बात की जाए, 30 नवंबर 2020 तक की, तो 9,73,517.80 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, सरकार ने खर्च कर दिए हैं। और वहीं बात करें फरवरी 2020 की बजट घोषणाओं के बाद प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी प्रदान करने के लिए दुग्ध सहकारिता और दुग्ध उत्पादन कंपनियों के 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को लक्षित किया गया है। जिसके तहत जनवरी 2021 के मध्य तक मछुआरों और मत्स्य पालकों को 44,673 किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी किए गए और मछुआरों और मत्स्य पालकों के लिए 4.4 लाख अतिरिक्त आवेदन भी जारी किए गए, जिसके तहत उनको सहायता राशि उनके बैंक के माध्यम से प्रदान की जाएगी। और सेवा क्षेत्र की भी बात कर लेते हैं तो सेवा क्षेत्र में भारत का सेवा क्षेत्र कोविड-19 महामारी के कारण जो है वित्त वर्ष 2021-20 के दौरान करीब 16% के आसपास रहा है। और प्रमुख संकेतकों जैसे सेवा खरीद प्रबंधन सूचकांक, रेल माल यातायात, बंदरगाह यातायात इत्यादि जो है सेवा क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्र हैं। वैश्विक स्तर पर बाधाओं के बावजूद भारत के सेवा क्षेत्र में एफडीआई अंतर्वाह लगभग 23.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचने की उम्मीद जताई गई थी, जो अप्रैल सितंबर 2020 के दौरान जो है बढ़कर 34% हो गई थी। और जो है सेवा क्षेत्र भारत की जीडीपी का 54% से अधिक है लगभग। और भारत में एफडीआई की कुल अंतर्वाह का 4/5वां हिस्सा है। और बंदरगाहों की बात की जाए तो एक विशेष जो है पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है। बंदरगाहों में जहाज़ों के आगमन और उनके रवाना होने का समय 2010-11 में 4.67 दिन था, जो 2019-20 में लॉकडाउन के पीरियड में घटकर 2.62 दिन हो गया। ये इम्पोर्टेंट है, जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे, तो इम्पोर्टेंट है। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।